ये कहानी है गरीब का जादुई ढाबा। ठीक है, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर निकाल दिया काम से तो निकाल दिया। वैसे भी वो कभी आपको काम के पूरे पैसे नहीं देता था। तुम्हारा कहना भी ठीक है सरला। कुछ ना होने से तो अच्छा ही था वो काम। अब मेरे पास कमाई का कोई भी जरिया नहीं था। घर में रोटी बनाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। उसकी चिंता आप मत करो। मैं हमेशा ही आपके हर महीने की पगार से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखती थी, तो मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं। उनसे आप राशन खरीद के ले आइए। मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। थोड़ी ताज़ा सब्जी भी खरीद कर ले आऊंगी। सरला उन बचे हुए पैसों को बक्से से निकालती है और रामू के साथ बाजार की तरफ निकल जाती है। वो खाने का थोड़ा बहुत सामान खरीद कर घर वापस आने लगती है। तभी सरला देखती है कि एक औरत ठेले पर आलू के पराठे बेच रही है। अरे वाह, पहले तो बाजार में चाट पकौड़ी ही बिकती थी, अब तो आलू के पराठे भी बिकने लगे। अरे सिर्फ आलू के पराठे ही नहीं, अब तो लोग रोटी सब्जी बेचकर भी पैसे कमाते हैं। जिन लोगों को तला भुना और चटपटा खाना नहीं पसंद, वो ठेले पर से ये घर जैसा खाना खरीद कर खा लेते हैं। सरला को ये खाना बेचने का विचार बहुत ही अच्छा लगता है। वो जैसे ही घर पहुंचती है तो रामू से इस बारे में बात करती है। क्यों ना हम भी अपना खाने का काम शुरू करें? इसमें हमारी अच्छी कमाई भी हो जाएगी और पैसा डूबने का भी खतरा नहीं रहेगा। आपका मालिक आपको आधी पगार देता था और आधी खुद खा जाता था। खुद का काम करेंगे तो जितना पैसा आएगा वो कम से कम अपना तो रहेगा। हाँ, कह तो दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। अरे छोटे से शुरू करते हैं ना, काम चल पड़ा तो धीरे धीरे काम बड़ा भी कर लेंगे। सरला अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कुछ पराठे बनाकर तैयार कर लेती है, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह, पराठों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन ये तुमने किस चीज के पराठे बनाए हैं सरला? देखने में तो कुछ अलग से लग रहे हैं। घर में जितनी भी सब्जियां रखी थी मैंने सबको घिसकर आटे में मिला दिया और आटे के अंदर ही सारे मसाले भी मिला दिए, तो आप इसे मिक्स वेज पराठा कह सकते हो। अरे वाह वाह, तुमने तो इतनी कम चीजों में भी इतना अच्छा खाना बनाकर तैयार कर दिया। इनकी खुशबू से तुम, मुझे लग रहा है कि बाजार में जाते ही बिक जाएंगे। रामू वो पराठे लेकर बाजार में जाता है और सचमुच पराठों की खुशबू इतनी अच्छी थी कि बाजार में निकलते ही सारे पराठे बिक जाते हैं। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी बिक गए। घर जाकर सरला को जब बताऊंगा कि मेरी आज इतनी कमाई हुई तो वो बहुत खुश होगी। रामू घर पहुंचता है और सरला को सारे पैसे दे देता है। देख लो रामू, पूरे 1000 रुपए की कमाई हुई है। तुमने जितने पराठे दिए थे सब बिक गए। कल तुम और ज्यादा पराठे बनाना। मैंने कहा था ना कि लोग हमसे पराठे जरूर खरीदेंगे। कल मैं और ज्यादा वैरायटी के पराठे बनाऊंगी। आप बस मुझे ये सारा सामान लाकर दे दीजिए, और हाँ, सब्जियां एकदम ताजी वाली लेकर आना। रामू बाजार से काफी सारी ताजी सब्जियां और पराठे के लिए आटा और घी खरीद लेता है। अगले दिन फिर से सरला सुबह जल्दी उठकर सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। आज मैंने मिक्स वेज और आलू, मूली और गोभी के पराठे बनाकर तैयार किए हैं। आज मैंने मसालों को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना लिया है। देखना, सारे पराठे हाथों हाथ बिक जाएंगे। रामू पराठे लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। उसने पराठों को एक कागज में लपेट कर रखा हुआ था, जिससे कि पराठे गर्म रहे। आज भी आसपास से गुजरने वाले लोग पराठों की खुशबू से ही रामू के पास खिंचे चले आते हैं। रामू एक बांस की टोकरी में पराठे लेकर आता था। वो एक ग्राहक को गोभी का पराठा देता है कि तभी वो ग्राहक रामू से कहता है, भैया, आपके पराठे इतने स्वादिष्ट होते हैं तो आप सिर्फ इतने से पराठे क्यों बना कर लाते हो? आपको तो यहाँ पर अपना ठेला लगाना चाहिए। अगर आपने ठेला लगा लिया ना तो पूरे दिन आपके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। वो क्या है ना भैया कि मैंने अभी अभी अपना नया काम शुरू किया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना ठेला लगा सकूं। इसीलिए जैसे तैसे
धीरे धीरे कमाई होती जाएगी, मैं ठेला भी लगा लूंगा। धीरे धीरे रामू के पराठों का नाम काम बहुत अच्छा चलने लगा और वो बाजार में ही अपना एक ठेला भी खोल लेता है। वाह भैया वाह, जब बाजार में इतने स्वादिष्ट पराठे मिलेंगे तो कौन ये चाट पकौड़ी खाएगा। इससे ज्यादा स्वादिष्ट तो आपके यहाँ के पराठे हैं और आप इन्हें बनाने के लिए ताजी सब्जी और शुद्ध घी का ही उपयोग करते हो, जिस वजह से ये नुकसान भी नहीं करते। वरना अगर एक दिन भी बाहर का खाना खा लो तो पेट में दर्द होने लगता है। ये बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, रामू भाई के पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं। आप जितना स्वादिष्ट खाना बनाते हो उतनी ही ईमानदारी से भी बनाते हो। मैं तो कहता हूँ पराठों के साथ साथ बाकी चीजें बेचना भी शुरू कर दो, ताकि जिसे रोटी खानी हो वो रोटी खाए, जिसे चावल खाने हो वो चावल खाए। रामू घर आकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। वैसे तो ये भी ठीक है, अब हमारा पराठा का काम अच्छा चल गया है, तो क्यों ना हम आपके पराठे के ठेले में एक और ठेला लगा ले, जिस पर मैं तरह तरह की सब्जी के साथ रोटी और चावल बना के बेचूं। इससे हमारा काम और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं कल से तुम्हारे साथ खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा, वरना इतना सारा खाना बनाने में तुम्हें परेशानी होगी। अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने लग जाते हैं। रामू और एक को ठेला किराए पर ले आता है और दोनों पति पत्नी अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल जाते हैं। पहले तो हर रोज सिर्फ रामू के ठेले पर ही लोगों की भीड़ लगती थी, लेकिन आज उसकी पत्नी के ठेले पर भी खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। वाह बहन जी, आज तक तो हमने आपके हाथ के सिर्फ पराठे ही खाए थे, लेकिन आज आपके हाथ की आलू गोभी और पुलाव खाकर तो मजा ही आ गया। इस रायते का तो कोई जवाब ही नहीं। सच में भाई, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आपने तो बहुत साफ सफाई से बनाया है और ना ही इसमें बहुत ज्यादा तेल मसाला है। जीभ के स्वाद के साथ साथ पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। जब से रामू और सला ने बाजार में अपने ठेले लगाए हैं, तब से आसपास के ठेले वालों का काम ठप पड़ गया था, क्योंकि वो अपने फायदे के चक्कर में लोगों को घटिया सामान बेचते थे। ये रामू और इसकी पत्नी के चक्कर में कोई मुझसे कचौड़ी ही नहीं खरीदता। इसका ठेला बंद हो जाए तो मेरा काम चलने लगे, लेकिन ऐसा तो मेरे ख्यालों में ही हो सकता है। सिर्फ कचौड़ी वाला ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी ठेले रामू से जलने लगे थे। कोई भी उसके ठेले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो कभी कोई जानवर उसके ठेले का खाना गिरा दिया करता। अरे हम बस अभी थोड़ी देर के लिए ही तो हाथ मुंह धोने के लिए गए थे, इतनी देर में हमारे ठेले का सारा खाना कैसे गिर गया? ये सब इन्हीं लोगों का किया धरा है। ये जानबूझकर हमारा काम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ से अपना ठेला हटा दे। किसी को गरीब की मेहनत बर्दाश्त तक नहीं होती। उनका सारा खाना खराब हो चुका था, इसलिए उन्हें वापस अपने घर जाना पड़ता है। और जब बाजार में किसी को उनका ठेला नजर नहीं आता, तो उन्हें बाकी ठेले वालों के पास ही मजबूरन खाना खाना पड़ता है। अगले दिन फिर से वो लोग अपना ठेला लेकर बाजार में जाते हैं। अब आए दिन उनके साथ ऐसा ही कुछ होता था, जिससे उनका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने लगा था। तभी एक दिन जोर से बारिश हुई। सभी ठेले वालों ने अपने ठेले पर बड़ी बड़ी छतरियां लगा ली। बारिश में भीगता हुआ आदमी एक कचौड़ी वाले के ठेले के पास गया। बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम मुझे कचौड़ी खाने के लिए दे सकते हो क्या? तुम एक कचौड़ी भी दोगे तो मेरा पेट भर जाएगा। कचौड़ी तो मैं तुम्हें 1 या 10 दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास कचौड़ी खरीदने के पैसे हैं क्या? पैसे तो मेरे पास थे बेटा, लेकिन बारिश में भीग गए। ये 20 रुपए का नोट था, पूरा गल गया है। तुम इसे रख लो, शायद सूखने के बाद ठीक हो जाए। अरे जाओ जाओ, कौन तुम्हारे इस 20 रुपए के नोट को सुखाने के लिए बैठेगा? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हें मुफ्त में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बूढ़ा आदमी बाकी ठेले वालों के पास भी जाता है, लेकिन कोई भी उसे खाने को कुछ नहीं देता। तभी सरला की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वो रामू से कहती है, सुनिए जी, वो आदमी मुझे बहुत देर से परेशान लग रहा है, आप एक बार जाकर उससे बात कीजिए। वो क्यों परेशान है पूछिए तो, वो बार बार सबके ठेलों पर घूम रहा है।
रामू भीगता हुआ उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है, काका, आप बड़ी देर से इस ठेले से उस ठेले भटक रहे हैं, आपको किसी मदद की जरूरत है क्या? हाँ बेटा, मदद की जरूरत तो है, लेकिन आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पास सिर्फ ये 20 रुपए थे, वो भी बारिश में गल गए। अब मेरे पास खाना खाने को पैसे नहीं हैं और कोई मुझे मुफ्त में कुछ खिलाना नहीं चाहता। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, बस यही मेरी परेशानी है। कोई बात नहीं काका, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने ठेले पर ले जाकर खाना खिला देता हूँ। क्या सचमुच तुम मुझे खाना खिलाना चाहते हो जबकि मेरे पास पैसे नहीं हैं? नहीं काका, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मेरे साथ चलिए। रामू बूढ़े आदमी को अपने ठेले पर ले आता है। उसने ठेले पर छतरी लगाई हुई थी और वहाँ पर एक बेंच भी डाली हुई थी। रामू बूढ़े आदमी को छतरी के नीचे वाले बेंच पर बिठाता है और उसे खाने के लिए खूब स्वादिष्ट खाना देता है। अगर खाने को कुछ और चाहिए हो तो बता देना काका। ठीक है बेटा। बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश होकर वो खाना खा लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने इस बूढ़े गरीब को खाना खिलाया, वरना मुझे तो कोई खाना खिलाने को तैयार भी नहीं था। आपको इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है काका, आप तो मेरे पिता समान हैं। जब तक बारिश थम नहीं जाती तब तक आप यहीं पर रुक जाइए, वरना भीगने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बूढ़ा आदमी रामू और सरला से बहुत खुश होता है। वो उन दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहता है, आज के जमाने में तुम जैसे लोग मिलने बहुत मुश्किल है। तुमने मेरा दिल जीत लिया बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं काका, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे लिए वो ही बहुत है। बूढ़ा आदमी अपनी जेब से एक कागज निकालता है। वो कागज थोड़ा गल गया था। बूढ़ा आदमी वो कागज उन्हें देते हुए कहता है, बेटा, मैं तुम्हें कोई धन संपत्ति तो नहीं दे सकता, लेकिन कल तुम लोग सुबह सुबह इस पते पर पहुंच जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों जरूर आओगे। बूढ़ा आदमी जैसे ही उन्हें वो कागज देता है, वैसे ही बारिश भी रुक जाती है और वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। सरला घर जाकर वो कागज सूखने के लिए रख देती है। कागज जब सूख जाता है तो वो देखती है कि ऊपर एक पता लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है इस पते पर क्या होगा? क्या इस पते पर बूढ़े काका का घर है? ये तो आपको कल इस पते पर जाकर ही पता चलेगा। बारिश की वजह से आज पूरा शरीर अकड़ गया है। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ और तुम भी सो जाओ। दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं और सुबह जल्दी तैयार होकर बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए पते पर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक बहुत ही सुंदर फूलों से सजा हुआ ढाबा था। वो जैसे ही उस ढाबे के अंदर जाते हैं तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें दिखाई देता है। अरे काका, ये तो बहुत ही सुंदर ढाबा है। क्या ये ढाबा आपका है? नहीं बेटा, ये ढाबा मेरा नहीं, तुम्हारा है। क्या हमारा? नहीं नहीं काका, ये ढाबा हमारा नहीं है, हम तो बाजार में अपना ठेला चलाते हैं। हाँ बेटी, अभी तक तुम बाजार में अपना ठेला चलाते थे, लेकिन अब से तुम ये ढाबा चलाओगे। मैं कोई आम इंसान नहीं, भगवान का दूत हूँ और कल मैं लोगों से मुंह में खाना मांगकर बस ये देख रहा था कि आज भी किसी इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा है कि नहीं, और तुमने मुझे मुफ्त में बहुत ही इज्जत से खाना खिलाया और मेरा दिल जीत लिया बेटी। इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये तोहफा है। लेकिन काका, हमने आपको खाना किसी मदद के बदले नहीं खिलाया था, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन अपने बड़े की तरफ से ये उपहार स्वीकार कर लो। ये ढाबा जादुई है, इसमें कभी भी खाना खत्म नहीं होगा और ना ही तुम्हें खुद से खाना बनाने की जरूरत पड़ेगी।
तुम एक बार जिस चीज का नाम ले दोगे ये तुम्हें वो खुद ब खुद बना कर दे देगा। बस तुम हमेशा ऐसे ही रहना। इतना बोलकर बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। रामू और सरला अपना जादुई ढाबा चलाने लगते हैं। जिस भी चीज का नाम लेते जादुई ढाबा उन्हें खुद ब खुद वो चीज बनाकर दे देता। जब से हमें ये जादुई ढाबा मिला है हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगर मटर पनीर का नाम लेती हूँ तो सामने आ जाता है, पिज्जा का नाम लेती हूँ तो वो भी सामने आ जाता है। कितना अच्छा आशीर्वाद देकर गए हैं वो हमें। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक छोटा सा बच्चा उनके पास आता है जिसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा भी मिट्टी से सना हुआ था। वो ढाबे के अंदर जाकर सरला से कहता है, आंटी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है लेकिन मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या आप मुझे मुफ्त में कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे हाथ पैर धो देती हूँ। देखो तो तुम्हारा पूरा का पूरा चेहरा मिट्टी से सना हुआ है। सरला उस बच्चे के हाथ पैर धुलवाकर उससे खाने के बारे में पूछती है तो बच्चा कहता है, आंटी मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है। एक बार खाए थे तब के बाद कभी खाने को ही नहीं मिले। क्या आप मुझे छोले भटूरे खिला सकती हैं? हाँ बेटा तुम बैठो, मैं बस अभी तुम्हारे लिए छोले भटूरे लेकर आती हूँ। सरला ढाबे की रसोई में जाती है और कहती है, मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे और उसके साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी दे दो और पीने के लिए ठंडी ठंडी लस्सी भी दे दो। सरला के कहने पर ये सारी चीजें उसके सामने आ जाती है। वो उस बच्चे के पास खाना ले जाती है और बच्चा बड़े चाव से खाना खाता है। आज बहुत दिनों के बाद मैंने पेट भर के खाना खाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हें जब भी भूख लगे तो तुम मेरे पास खाने के लिए आ जाना। और अगर तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो ना तो बिना झिझक के मुझे कह देना। जरूरत तो है आंटी, और सिर्फ मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को। हम लोग बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन हमें मजदूरी के ठीक पैसे नहीं मिलते और कभी कभी तो ठेकेदार पूरे पैसे रख लेता है। हमारे घर में किसी दिन चूल्हा जलता है तो किसी दिन हमें पानी पीकर ही सोना पड़ता है। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते लेकिन बस इतना चाहते हैं कि हम लोगों को पेट भर के खाना मिल सके। बच्चे की बात सुनकर सरला भावुक हो जाती है। वो उस बच्चे को काफी सारा खाना पैक करके भी दे देती है। जब से सरला का जादुई ढाबा खुला था तब से सबका काम बंद पड़ गया था, इसलिए आसपास के लोगों ने सोचा कि उसके ढाबे को जला दिया जाए। उन लोगों ने जाकर ढाबे में आग लगा दी, लेकिन वो आग उनकी तरफ ही बढ़ने लगी। अरे ये क्या हो रहा है, ये आग तो हमारी तरफ आ रही है। और भाई जल्दी भागो यहाँ से, वरना ये आग तो आज हमें लपेटे में ले लेगी। वो दोनों वहाँ से दुम दबा कर भागते हैं और वो आग उन दोनों के पीछे पीछे ही चलती जाती है। वो जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन जादुई ढाबे को कोई नुकसान नहीं होता। तभी अगले दिन जब सरला और रामू ढाबे में आते हैं तो सरला रामू से कहती है, वो बूढ़ा आदमी हमें इतना अच्छा आशीर्वाद देकर गया, लेकिन हम इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सरला? मैं कुछ समझा नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस ढाबे से हमने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन अब थोड़ा पुण्य भी कमा लेना चाहिए। कल जब वो बच्चा यहाँ पर आया था तो उसने कहा कि उनके पास कभी भी इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो 2 वक्त का खाना खा सके। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम उनके लिए एक मुफ्त भोजनालय तो खोल ही सकते हैं। सरला की बात रामू को ठीक लगती है और उन गरीब लोगों के लिए वो अपने जादुई ढाबे से मुफ्त में खाना देना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन एक औरत उनसे कहती है, आप बहुत ही अच्छी हो दीदी, जो हम गरीबों को मुफ्त में खाना देती हो। क्या आप हमें अपने ढाबे पर काम पर रख सकती हो ताकि हम आपकी कुछ मदद कर पाए? आप भले ही हमें पगार मत देना, बस 2 वक्त का खाना देती रहना। अरे हाँ, क्यों नहीं बहन, अगर आप मेरे यहाँ काम करना चाहती हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरला उन सबको अपने ढाबे पर काम पर रख लेती है और उसके ढाबे में जितने लोग काम करने के लिए जुड़ते हैं उसका वो जादुई ढाबा उतना ही बड़ा होता जाता है। जादुई ढाबा अब अपने आप में ही
ढाबे में बहुत बड़ा खाना बनाकर तैयार कर देता है। उनका ढाबा इतना बड़ा और इतना सुंदर था कि लोग दूर दूर से उनके ढाबे पर खाना खाने आते। वहाँ पर जितने भी गरीब लोग थे वो सब सरला के जादुई ढाबे में काम करने लगे। सरला उन्हें ढाबे में काम करने के लिए उनकी पगार तो देती थी, लेकिन साथ साथ वो हर रोज उन्हें मुफ्त का खाना भी दिया करती थी। सरला और रामू को बूढ़े आदमी के रूप में आए भगवान के उस फरिश्ते ने जो आशीर्वाद दिया था, उसका उन्होंने गरीब की मदद करके बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को खूब खुशी खुशी बिताया और उनका जादुई ढाबा इसी तरह हमेशा अच्छा चलता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। गर्मी का मौसम था और गर्मी की वजह से हर जगह गर्म लू पड़ रही थी। अमीर लोग तो अपने घरों में एसी के नीचे ठंडी हवा में बैठे थे, लेकिन बेचारे गरीब लोगों पर ये गर्मी कहर की तरह बरस रही थी। उन्हीं गरीब लोगों में से नंदू भी एक गरीब आदमी था। नंदू अपनी पत्नी शोभा, बेटी रचना और बेटे गोपाल के साथ रहता था। गांव में उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें गर्मी से बच पाना बहुत मुश्किल था। आज कितनी गर्मी है पिताजी, आप घर पर एक पंखा या कूलर लगवा दीजिए ना। मन तो मेरा भी करता है बेटा कि मैं तुम लोगों के लिए कूलर पंखा लगवा दूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आज मालिक के पास जाकर उधार पैसे मांगने की कोशिश करूंगा। नंदू काम के लिए निकल जाता है। नंदू एक माली का काम करता था। वो गांव के एक मुखिया के यहाँ उसके पेड़ पौधों और बगीचों की देखभाल करता। नंदू मुखिया के पास गया। मुखिया जी, आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है और मेरी झोपड़ी में बच्चों और मेरी पत्नी को बहुत गर्मी लगती है। मेरी झोपड़ी में कोई पंखा या कूलर भी नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे तो मैं अपने परिवार के लिए पंखे या कूलर का इंतजाम कर लूंगा। अरे जानता भी है पंखा कूलर कितना महंगा आता है। तेरी 4 महीने की पगार होगी वो। एक कूलर 10,000 से कम में नहीं आता और पंखा भी 2,000 का तो आता ही आता है। अरे इतने पैसे मैं तुझे नहीं दे सकता। मुखिया जी, मैं नया कूलर पंखा नहीं लूंगा, मैं पुराना कूलर पंखा ले लूंगा और आपसे वादा करता हूँ कि आपके बगीचे और पेड़ पौधों के काम के साथ साथ आपका बाकी काम भी कर दूंगा। बस मुझे उधार पैसे दे दीजिए। नंदू बहुत बार मुखिया से पैसे मांगने की विनती करता है, परंतु मुखिया उसे पैसे नहीं देता। नंदू निराश होकर कुछ और लोगों से उधार लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसे कोई उधार नहीं देता। वो बेचारा शाम को अपना उदास चेहरा लेकर घर वापस आता है। क्या हो गया पिताजी, आप इतने उदास क्यों हो? आज तो आप हमारे लिए कूलर पंखा लेकर आने वाले थे ना, तो कहाँ पर है कूलर पंखा? मुझे माफ कर देना बेटी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कूलर पंखा लेकर नहीं आ पाया। मालिक ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो आपको पैसे नहीं देगा। हर साल की तरह इस साल भी हमें इसी तरह गर्मी काटनी पड़ेगी। पहले तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। पता नहीं बिना कूलर पंखे के हमारा गुजारा कैसे होगा। रात को वे लोग सोने के लिए जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें नींद ही नहीं आती। मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है पापा। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही और गर्मी की वजह से घबराहट भी हो रही है। क्या हम लोग बाहर अपनी चादर बिछाकर सो जाएं? नहीं नहीं बच्चों, आज का जमाना वैसा नहीं है कि हम बाहर चादर बिछाकर सो जाएं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास चारा भी क्या है शोभा? अरे हमारे पास तो कोई ऐसा बेशकीमती सामान भी नहीं है कि कोई चोर आकर उसे चुरा कर ले जाएगा। चलो हम सब बाहर ही सो जाते हैं। सब लोग चादर डालकर घर के बाहर आकर सो जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से मच्छर इतने ज्यादा थे कि उन्हें काट काट कर उन सब का हाल बेहाल कर देते हैं। बाप रे बाप, कितने ज्यादा मच्छर हैं यहाँ पर। अगर इन मच्छरों के बीच में सोए तो गर्मी से तो पता नहीं, लेकिन इन मच्छरों की वजह से बच्चों की तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। हाँ मम्मी पापा, हमसे इन मच्छरों के बीच नहीं सोया जा रहा है। देखिए तो पूरे हाथ पैर और चेहरा भी काट काट कर लाल कर दिया है। हाँ मम्मी पापा। ये सब देखकर नंदू उन सबको लेकर घर के अंदर चला जाता है। नंदू और शोभा अपने बच्चों को हाथ पंखे से हवा करते हैं
और उनकी पूरी रात इसी तरह बीत जाती है। अगले दिन नंदू फिर से मालिक के यहाँ पर काम करने चला जाता है। धूप बहुत ज्यादा थी और बगीचे में काम करते करते नंदू बेहोश हो जाता है। तभी कुछ नौकर जाकर उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं तो उसे होश आता है। अरे अरे तुम्हें क्या हो गया नंदू भाई? अरे तुम अचानक से इस तरह बेहोश कैसे हो गए? लगता है गर्मी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। तुम घर पर जाकर आराम करो। नहीं रामू भाई, मैं घर पर जाकर आराम नहीं कर सकता। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। घर में कूलर पंखा लगवाना है। अरे लेकिन जब तुम्हारी काम करने की हालत ही नहीं है तो तुम काम कैसे करोगे? तुम जाओ और घर पर जाकर आराम करो, वरना पंखा कूलर लगवाने के चक्कर में तुम्हारे अस्पताल के चक्कर लग जाएंगे। रामू नंदू को घर छोड़कर चला जाता है। जब शोभा को नंदू की तबीयत के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। क्या आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आपको इस तरह भरी तपती गर्मी में काम ना करना पड़े? गर्मियों के मौसम में माली का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इधर शोभा नंदू को ये सब कह ही रही थी कि उधर उसके बच्चे भी पसीने से भीगे हुए स्कूल से घर आते हैं। अरे बाप रे बाप, तुम दोनों तो पूरी तरह पसीने से भीग गए हो। बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ माँ, सचमुच बहुत ज्यादा गर्मी है। हमारे पास छतरी होती तो मैं और भैया छतरी ओढ़कर स्कूल से घर आ जाते, लेकिन हमारी तो छतरी भी टूट गई। तू चिंता मत कर बेटा, मैं आज शाम को बाजार से तुम्हारे लिए छतरी ले आऊंगा। ठीक है पिताजी, लेकिन अभी तो मेरा ठंडे ठंडे पानी से नहाने का मन कर रहा है। माँ, घर में नहाने के लिए थोड़ा ठंडा पानी है क्या? नहीं बेटा, घर में तो नहाने के लिए ठंडा पानी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, कुएं पर से जाकर पानी भर लाती हूँ। नहीं माँ, रहने दो, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर तुम अभी कुएं से पानी भरने गई तो तुम्हें लू लग जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। अगर तुम दोनों अभी के अभी ठंडे पानी से नहीं नहाए ना तो तुम दोनों को घमौरी हो जाएगी और फिर बहुत ज्यादा चुभन होगी। तुम दोनों बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ। शोभा दो बड़े बड़े मटके लेकर कुएं पर पानी भरने के लिए पहुँच जाती है। कुएं पर पहुंचकर वो कुएं से पानी खींच ही रही थी, तभी बहुत जोर से लू चलने लगती है। हे भगवान, कितनी जोर से लू चल रही है। इस बार तो तूने गर्मी का कहर ही बरसा दिया। आज से पहले कभी इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी गर्मी इस साल पड़ रही है। अगर इस बार इसी तरह गर्मी पड़ती रही तो ना जाने हम गरीब लोगों का क्या होगा। शोभा तरबतर पसीने से भीगी हुई दोनों मटकों में ठंडे पानी लेकर अपने घर चली जाती है, लेकिन इतनी देर में ही उसके कपड़े पूरी तरह से पसीने से भीग जाते हैं। अरे तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है शोभा, तुम थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। मना किया था ना तुम्हें बाहर जाने के लिए, लेकिन फिर भी बात नहीं मानती। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा बच्चों, इस एक मटका पानी से तुम आधा आधा पानी करके नहा लो और बाकी ये ठंडा पानी हम पी लेते हैं। दोनों बच्चे मटके से आधा आधा पानी करके नहा लेते हैं और दूसरे मटके का ठंडा पानी पी लेते हैं। ठंडा पानी पीकर उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है। तभी गोपाल कहता है, कुएं का पानी तो बहुत ठंडा था माँ, चलो ना हम इसे अपनी चद्दर पर छिड़क देते हैं और उस पर लेट जाते हैं तो हमें बहुत ठंडक लगेगी। गोपाल की बात मानकर शोभा चादर पर हल्का हल्का ठंडा पानी छिड़क देती है और सभी चादर के ऊपर लेट जाते हैं। ठंडी ठंडी चादर पर लेटने से उन्हें गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ठंडी चादर फिर से सूख जाती है और कमरे में गर्मी हो जाती है। पिताजी, क्या मैं भी थोड़े दिन आपके साथ काम कर सकता हूँ? हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर में जल्दी से कूलर पंखा आ जाएगा। अरे बेटा, ये तेरे काम करने की उम्र नहीं है। तू स्कूल जाकर अपनी पढ़ाई कर। मैं कूलर पंखे का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़े दिन में ले आऊंगा। इसी तरह एक और दिन बीत जाता है। अगले दिन शोभा घर का सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी। तभी रचना और गोपाल कहते हैं, कहाँ जा रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, वो बस घर पर थोड़ा सा सामान खत्म हो गया था तो वही खरीदने के लिए जा रही हूँ। मटके के अंदर ठंडा पानी रखा है, अगर तुम दोनों को गर्मी लगे तो पी लेना। नहीं माँ, तुम कल भी दोपहर के समय कुएं पर गई थी और तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक भी नहीं है। मैं और भैया जाकर बाजार से सामान लेकर आ जाते हैं, तुम घर पर आराम करो। और वैसे भी अब तो शाम हो चुकी है तो अब कड़क धूप नहीं है। हाँ माँ,
तुम आराम करो, मैं और रत्ना जाकर सामान खरीद कर ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रुको। शोभा उन दोनों को बाजार जाने से बहुत मना करती है, लेकिन वो दोनों जिद करके सामान खरीदने के लिए बाजार चले जाते हैं। दोनों थोड़ी सी सब्जी खरीदकर अपने घर वापस आ ही रहे थे कि तभी रचना का ध्यान एक बड़े से शोरूम पर पड़ता है। देखो ना भैया, उस दुकान के अंदर कितनी सुंदर फ्रॉक है। काश मेरे पास भी इतनी सुंदर फ्रॉक होती। तू चिंता मत कर रचना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और पैसे कमाने लगूंगा ना, तो तुझे इससे भी सुंदर फ्रॉक खरीद कर दूंगा। लेकिन मुझे अभी वो फ्रॉक देखने का मन हो रहा है भैया, चलो ना इस दुकान के अंदर चलते हैं। रचना गोपाल को खींचकर उस शोरूम के अंदर ले जाती है। अंदर एसी चल रहा था, जिस वजह से शोरूम बहुत ही ठंडा था। शोरूम के अंदर घुसते ही उन दोनों को तो जैसे गर्मी से राहत ही मिल गई। यहाँ पर तो बहुत ठंडी हवा है भैया, बाहर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हम दोनों थोड़ी देर यहीं पर रुक जाते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। नहीं नहीं रचना, माँ को हमारी चिंता होगी। प्लीज ना भैया, बस थोड़ी देर। एसी की ठंडी ठंडी हवा के चक्कर में रचना गोपाल के साथ शोरूम में ही घूमती रहती है। तभी शोरूम के मालिक की नजर उन दोनों पर पड़ती है। अरे शंभू, ये बच्चे कौन हैं और इतनी देर से शोरूम के अंदर घूम रहे हैं और कुछ खरीद भी नहीं रहे हैं? कहीं ये यहाँ पे चोरी करने के लिए तो नहीं आए हैं? अभी जाकर देखता हूँ मालिक, और भगाता हूँ इन दोनों को। अरे तुम दोनों इतनी देर से शोरूम के अंदर क्या कर रहे हो? ना ही कुछ खरीद रहे हो और ना ही कोई सामान देख रहे हो, बस इधर से उधर घूमे जा रहे हो। सच सच बताओ, चोरी करने के लिए आए हो ना यहाँ? हाँ? नहीं नहीं अंकल, आप गलत सोच रहे हैं, हम दोनों चोर नहीं हैं। अरे तुम जैसे बच्चों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हर रोज यहाँ पर आ जाते हैं और फिर सामान चोरी करके भागते हैं। चलो, तुम्हें तो मैं अभी के अभी मालिक के पास लेकर चलता हूँ। शंभू रचना और गोपाल को मालिक के पास लेकर जाता है तो मालिक उन्हें पुलिस की धमकी देने लगता है। सच सच बताओ, क्या चुराने के लिए आए थे यहाँ पर? वरना अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगा। हम यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आए थे अंकल, हमारी माँ ने हमें कुछ सामान लाने के लिए भेजा था और मुझे आपकी दुकान पर एक फ्रॉक अच्छी लगी थी तो हम उसे देखने के लिए आ गए। तभी आपकी दुकान में एसी चल रहा था तो ठंडी हवा खाने के लिए हम यहीं पर घूमने लगे। हमने कोई चोरी नहीं की है। मैं यहाँ पर तुम लोगों को हवा खाने के लिए शोरूम नहीं खोला है। अगर कुछ नहीं खरीदना है तो निकलो यहाँ से। अगर आज के बाद मुझे तुम दोनों यहाँ पर दिखाई दिए तो पक्का तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे इतनी ही गर्मी लगती है तो अपने घर में एसी कूलर लगवाओ, गरीब फटीचर कहीं का। शोरूम का मालिक उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाता है और वहाँ से धक्के मारकर निकाल देता है। रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी गोपाल उसे चुप कराते हुए कहता है, तू रो मत मेरी प्यारी बहन, लोग तो ऐसे ही कुछ भी कह देते हैं। हम दोनों जल्दी से घर चलते हैं, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। दोनों सब्जी लेकर जल्दी से घर पहुँचते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। भैया, किताब में लिखा है कि जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर गर्मी बहुत कम होती है। पेड़ की छाया से सब कुछ बिल्कुल ठंडा ठंडा हो जाता है। हाँ रचना, ये बिल्कुल सच बात है। जैसे अगर हम जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर इतने ज्यादा पेड़ होते हैं कि वहाँ पर हमें गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। इसीलिए तो जंगली जानवर सर्दी गर्मी में अच्छी तरह से जंगल में रह पाते हैं। भैया, अगर हम भी अपने घर के चारों तरफ पेड़ लगा देंगे तो हमें भी गर्मी नहीं लगेगी और हमें इस गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ तेरी बात तो ठीक है, लेकिन एक पेड़ को बड़ा होने में बहुत समय लगता है। पेड़ रातों रात बड़े नहीं होते पगली। तो फिर हम ऐसा क्या करें भैया जिससे हमारी ये परेशानी हल हो सके? आप तो जानते हो पिताजी की कमाई बहुत कम है। उन पैसों से घर का खर्चा निकाल पाए वही बहुत बड़ी बात होती है। पिताजी कूलर पंखा खरीदने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतने पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। क्या घर को ठंडा करने का कोई और रास्ता नहीं है भैया? इसके लिए तो मुझे कोई रास्ता नहीं पता मेरी बहन, लेकिन क्या पता हमारे टीचर इसमें हमारी कुछ मदद कर सके। अगले दिन दोनों भाई बहन अपने स्कूल जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही वो दोनों पसीने से तरबतर थे। उन्हें देखते ही उनकी टीचर पूछती है, अरे तुम दोनों तो बुरी तरह पसीने से बेहाल हो बेटा,
थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठ जाओ और कल से छतरी लेकर आना। हाँ टीचर, कल से हम अपनी छतरी लेकर ही स्कूल आएंगे। कल पिताजी हमारे लिए छतरी खरीदने के लिए गए थे, लेकिन उनको छतरी नहीं मिली। आज छतरी वाला छतरी ले आएगा तो पिताजी हमारे लिए छतरी ला कर देंगे। लेकिन हमें आपसे एक बात पूछनी है टीचर। तुम्हें जो भी पूछना है छुट्टी के बाद पूछना। देखो, अभी सब बच्चे क्लास के लिए बैठे हैं ना, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है। छुट्टी होने के बाद जब सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं तो रचना और गोपाल अपनी टीचर से पूछते हैं। टीचर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या बिना कूलर और पंखे के घर को ठंडा करने के लिए कुछ किया जा सकता है? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि कूलर पंखा खरीद सकें और गर्मी इतनी ज्यादा है कि आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब हो रही है। गर्मी की वजह से रात को नींद भी नहीं आती। ये तो बहुत बड़ी परेशानी है बेटा। क्या मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं तो तुम अपने घर में कूलर पंखा लगवा देना? नहीं नहीं टीचर, हमें पैसों की मदद नहीं चाहिए। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो किताब में लिखा था कि पेड़ पौधों के आसपास गर्मी नहीं होती। तो क्या ऐसा ही कुछ रास्ता निकल सकता है जिससे हमारे घर में भी गर्मी ना हो और हमें ज्यादा पैसे भी खर्च ना करना पड़े? अच्छा, तो ये बात है। वैसे ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसका कोई हल ना हो, तो इसका भी हमें कोई ना कोई हल तो मिल ही जाएगा। उन दोनों की टीचर उन्हें कुछ बातें बताना शुरू करती है। अपनी टीचर की बात सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। आपने तो हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया टीचर। हम आज के आज ही इस आइडिया को अपनाएंगे। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे भी अपने घर में बुलाना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि हमारा आइडिया कितना काम करता है। दोनों बच्चे अपने घर आ जाते हैं और अपनी माँ के साथ कुएं पर जाकर ढेर सारा पानी भरवा कर लाते हैं। शाम के 7 बजे जब धूप बिल्कुल चली जाती है तो वे दोनों सीढ़ी लगाकर अपनी छत पर चढ़ते हैं और पूरी छत पर पानी छिड़क कर मिट्टी बिखेर देते हैं। उनकी टीचर ने उन्हें कुछ बीज दिए थे जिन्हें वो छत पर बो देते हैं। उनकी माँ उन्हें ये करते हुए देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि ये दोनों आखिर कर क्या रहे हैं। वो दोनों नीचे आते हैं तो उनकी माँ उनसे पूछती है, आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ। कुछ दिन बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा माँ। बस अभी हम जो कर रहे हैं तुम वो करने में हमारी मदद करो। छत की तरह ही वो अपने घर की 4 दीवारों पर भी मिट्टी चिपका चिपका कर उसके अंदर बीज लगाने लगते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और उनके घर के चारों तरफ और छत के ऊपर हरी भरी घास और बहुत सारे फूल भी उग जाते हैं। घास की हरियाली की वजह से उनका घर बिल्कुल ठंडा हो जाता है और घर के अंदर गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। अरे वाह बच्चों, तुम दोनों तो बड़े होशियार निकले। बिना कूलर और पंखे के ही हमारा घर कितना ठंडा ठंडा हो गया। अब तो घर के अंदर बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। ये सब हमारा नहीं, हमारी टीचर का कमाल है माँ। उन्होंने ही हमें ऐसा करने को कहा था। हाँ, और टीचर ने भी कहा है कि जब ये आइडिया काम कर जाए तो मुझे भी अपने घर बुलाना। कल हम टीचर को भी घर लेकर आएंगे। अगले दिन रचना और गोपाल अपनी टीचर को जाकर सारी बात बताते हैं और उनकी टीचर सचमुच उनके घर चली आती है और उनके हरे भरे चारों तरफ और फूलों के घर वाली एक फोटो क्लिक करती है और उसे स्कूल की मैगजीन में छपवा देती है, जिससे उन दोनों को स्कूल की तरफ से सम्मानित किया जाता है। मैंने तुम दोनों को बस एक तरीका बताया था, लेकिन तुम दोनों ने उसके ऊपर मेहनत की और देखो तुम्हें कितना अच्छा परिणाम मिला। इसी तरह एक गुरु शिष्य को सिखाने का काम करता है, लेकिन उसके ऊपर मेहनत करके उसको अमल में लाना शिष्य का काम होता है। तुम दोनों की इस मेहनत से मुझे बहुत खुशी मिली है बच्चों। हमेशा इसी तरह मेहनत करते रहना। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद उनका वो घर इतना ज्यादा मशहूर हो जाता है कि आसपास घूमने आने वाले लोग भी उनके घर को देखने के लिए आने लगते हैं। क्या हम एक रात के लिए आपके इस घर में ठहर सकते हैं? आपका ये प्राकृतिक ठंडा घर बहुत ही सुंदर है। बिना एसी, पंखा, कूलर बहुत ज्यादा आरामदायक और ठंडा है। हम ऐसी प्राकृतिक जगह पर रहना चाहते हैं। क्या हम रात के लिए आपके इस घर में ठहर सकते हैं? आपका ये प्राकृतिक ठंडा घर बहुत ही सुंदर है। बिना एसी, पंखे या कूलर के बहुत ज्यादा आरामदायक और ठंडा है। हम ऐसी ही प्राकृतिक जगह पर रहना चाहते हैं। वो लोग एक रात के लिए उन लोगों को वहाँ पर रहने देते हैं। तभी गोपाल को ख्याल आता है कि क्यों ना वो इसे अपने काम के तौर पर शुरू करे।
उन लोगों के पास एक और झोपड़ी थी। उसे भी वो लोग इसी तरह घास और फूलों से सजाकर बिल्कुल ठंडा बना देते हैं। अब टूरिस्ट जाकर वहाँ रुकते और उन लोगों की आमदनी भी अच्छी हो जाती। जो लोग गर्मी की वजह से इतने परेशान थे, उनके एक आइडिया की वजह से वही उनकी कमाई का साधन बन गए और बिना कूलर पंखे के वे अपने ठंडे ठंडे हरियाली भरे घर में रहने लगे।